नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत बिहार से करते हैं। यहां के स्वास्थ्य मंत्री तमाम दावे करें, लेकिन वहां से आने वाली तस्वीरें रोज उनके तमाम दावों की पोल खोलती दिखाई देती हैं। ताजा तस्वीर मधुबनी जिले की है। जिले के सकरी का अस्पताल भूत बंगला बना हुआ नजर आ रहा है। सकरी का यह अस्पताल कभी मधुबनी जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होता था, लेकिन आज यह जर्जर भवन बना हुआ है, जहां सुअर और बकरी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां आज भी कागज पर डॉक्टर और नर्सों की तैनाती है, लेकिन होता कोई भी नहीं है। लोगों का कहना है कि यह अस्पताल अब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही खुलता है। मधुबनी सदर अस्पताल का हाल भी बेहाल है। यहां खड़े एम्बुलेंस अब जंग से सड़ने लगे हैं। गंदगी का आलम यह है कि मरीजों का इलाज करना भी मुश्किल है। अस्पताल के आईसीयू में करोड़ों का सामान बर्बाद हो रहा है। पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर इस अस्पताल के लिए आए थे, वो भी प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए गए। मधुबनी के खजौली में सुक्की पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर और मरीजों की जगह यहां गाय भैंस और उनका चारा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस स्वास्थ्य केंद्र में बीते कई सालों से गौशाला चल रही है। गांव की हालत यह है कि छोटी छोटी परेशानियों के लिए लोगों को शहर के प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। पिछले कई दिनों से बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तमाम तस्वीरों के बीच राज्य में कोरोना का संक्रमण काबू में होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मौत का जो ग्राफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 107 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसमें बिहार शरीफ के एसडीएम संजय कुमार सिंह भी शामिल है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4002 नए केस सामने आए और राज्य में अब तक कोरोना से 4549 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,76,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। वैक्सीन की कमी के बीच जहां कई राज्य दूसरे देशों से इसे खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार सरकार ने साफ कर दिया कि वो वैक्सीन के लिए कोई ग्लोबल टेंडर नहीं निकालने जा रही है। बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक 98 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मंगल पांडे के मुताबिक ग्लोबल टेंडर की जिन राज्यों ने कोशिश की, उनका हाल सबके सामने है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने मॉडर्ना से सीधे वैक्सीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि वैक्सीन को लेकर डील वो सिर्फ केंद्र सरकार के साथ ही करेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। वैक्सीन की किल्लत क्यों है? क्यों वैक्सीन के लिए सारे स्टेट्स ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, आप उससे बच रहे हैं? ऐसा क्या है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है आपका? नहीं, देखिए, अभी तक करीब 1 करोड़ 1 लाख वैक्सीन हमको मिला है और उसमें से लगभग 95 लाख वैक्सीन दिया जा चुका है। तो स्वाभाविक है, जैसा वैक्सीन मिलेगा उतना हम उपयोग करेंगे। आपको ग्लोबल टेंडर करने की जरूरत नहीं। आप ग्लोबल टेंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि यदि किसी ने प्रयास किया है तो क्या परिणाम आए। यानी कि आपको लगता है इसका कोई फायदा है? मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप पता कीजिए यदि किसी ने प्रयास किए तो उसके परिणाम क्या है। धन्यवाद। कोरोना संकट शहरों कस्बों से निकलकर अब गांवों तक फैल चुका है, जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कम और सीमित हैं। हम आपको दिल्ली के आसपास के इलाकों के गांवों के हालात से लगातार वाकिफ करा रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा के ऐसे ही कुछ और गांवों का हाल आपको दिखाते हैं। ऊंची उगी झाड़ियों के बीच यह है ग्रेटर नोएडा के दादूपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। एक कमरे में ताला लगा है और बाकी दरवाजे खुले हैं। साफ सफाई की बात ही क्या करें, किसी भी कमरे में कुर्सी, टेबल या दवा नहीं दिख रही। ऐसे में नर्स और डॉक्टरों को उम्मीद करना भी बेकार है। गांव वालों के मुताबिक 10 साल पहले अस्पताल की इमारत बनी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र कभी खुल ही नहीं पाया। 4-6 डॉक्टर जो गांव में है, पूरा गांव और हमारा एक ग्राम पंचायत का माजरा पवारी, वो पूरा गांव वासी जो झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर हैं। 10,000 की आबादी के लिए बना यह स्वास्थ्य केंद्र 10 साल में ठीक से खुल ही नहीं पाया। तबीयत खराब होती है लोगों को तो 8 किलोमीटर दूर दनकौर जाना पड़ता है। इस बीच ताजा कोविड महामारी में
गांव के करीब 4 लोगों की मौत हो गई। दादूपुर गांव के सनी के बड़े भाई की कोरोना से मौत हो गई। भाई की शायद जान बच जाती अगर यहाँ पे डॉक्टर होते तो फर्स्ट एड मिलता, उपचार मिलता तो हो सकता है हमें भागना भी नहीं पड़ता जैसे दिक्कत हुई थी। ग्रेटर नोएडा के ही जॉन चना गांव के प्राथमिक केंद्र भी बीमार है। यहां तो आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र का बोर्ड भी लगा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1960 में बना था। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 साल से यहां कोई डॉक्टर नहीं है। पिछले 18 दिनों से तो गेट भी नहीं खुला। खंडहर होती इमारत के अंदर इलाज से जुड़ा हुआ जो थोड़ा बहुत साजो सामान है वह भी धूल खा रहा है। कागजों में सर सब चल रहा है इसमें। कागजों में इसमें एम्बुलेंस भी है, बेड भी, इस बेड का हॉस्पिटल भी है। कागजों में तो सारी व्यवस्था है लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। 14-15 गाँव है जी यहाँ जो जाके ऊपर निर्भर है और आज यहाँ कुछ भी ना। ग्रेटर नोएडा के 5000 की आबादी वाले गांव भट्टा परसौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी यही है। 2011 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन से ये गांव चर्चा में आया। यहां के आसपास के 5 गांवों के लिए 2006 में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। 2011 में आंदोलन के दौरान इसका ताला कुछ महीने के लिए खुला भी, लेकिन फिर बंद हो गया। सन 2010 से देख रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं आता। कभी कभार नर्स आती हैं, वो भी ड्रॉप के लिए, बालकन की ड्रॉप आंगनवाड़ी से, वो भी करके अपना काम करके चली जाती हैं। खंडहर होती इमारतों में न दवा, न उपकरण और न ही स्वास्थ्य कर्मी। यह हाल है दिल्ली के आसपास बहुमंजिला इमारतों के लिए अपने खेत जमीन गंवाने वाले गांव का। दूर के गांवों का हाल खुद ही सोच लीजिए। गांव-गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बदहाल स्थिति में हैं और अधिकतर सभी बंद हैं और लंबे समय से बंद हैं। ये सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। साफ है जब तक गांव में बने इन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहतर नहीं होगी तब तक देश कोरोना से मुकम्मल तौर पर मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है गांव में कोरोना से मुकाबला करना है, उसको हराना है तो सबसे पहले इन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत दुरुस्त की जाए। ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में वैक्सीन लगने के डर से कई गांव वाले सरयू नदी में कूद गए। ये देख स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने लोगों को समझाया और बाहर आने को कहा, लेकिन गांव वाले नहीं माने। इसके बाद लोगों को समझाने के लिए उप जिलाधिकारी को आना पड़ा। 1500 की आबादी वाले सिसोड़ा गांव में 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। कोई किस तरह से भगदम आती थी? भगदम का अपने बच्चे को लेके भाग रहे थे आदमी डर के मारे। हाँ। बस क्यों बच्चों को क्यों भाग रहे? क्योंकि हमारे पास तमाम तरह के आदमी तमाम तरह के बताने वाले थे कि कोई बच्चे को लगाता है पकड़ के, कोई किसी तरह बताता है, इसलिए सब आदमी डर के अपने घर में भागते थे इधर उधर। तो उससे डर क्या है? डर बहुत लोग का तो कुछ में जहर की सुई लगती है, ये लगता है वो लगता है, तो बहुत लोग भाग भाग के नदी के किनारे आदमी पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहर की सुई लगती है। तो गांव में जब आए आदमी बुलाने के लिए तो डर के हमारे आदमी भागना शुरू कर दिया, तो भाग के नदी की तरफ चले गए सब लोग। तो नदी की तरफ गए तो उसके बाद में कोई मिला भी नहीं, तो उसके बाद में तहसीलदार और एसडीएम ये लोग आए। लोगों को ये डर है कि ये कोविड का जो टीका लग रहा है तो इससे मौत हो जाती है। इस बात को लेकर वो लोग डरते हैं। कोरोना को हराने में डॉक्टरों की अहम भूमिका है। आज उन्हीं डॉक्टरों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया गया। झांसी में जूनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि उन्हें वहां से हटाकर थाने ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सीएम योगी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां जूनियर डॉक्टर्स उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए ज्ञापन देना चाहते थे। जूनियर डॉक्टरों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर के बाद अब मध्य प्रदेश के शाजापुर की अपर कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय जूते की एक दुकान के अंदर बच्चे को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है।
दरअसल लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली होने की वजह से अपर कलेक्टर ने अपना आपा खो दिया। ये मामला 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। अरे यार, लॉकडाउन के दौरान कोरोना जांच और ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले एक युवक की पिटाई करने वाले सूरजपुर के कलेक्टर को छत्तीसगढ़ सरकार ने हटा दिया है। रणबीर शर्मा ने दवा लेने के लिए बाहर निकले एक युवक की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसका फोन भी छीनकर तोड़ दिया। आईएएस एसोसिएशन ने भी आईएएस रणबीर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि इस सर्विस की सभ्यता और मूलभूत समझ के खिलाफ है। लॉकडाउन में सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा दलबल लेकर सड़क पर निकले। सड़क पर दिख रहे लोगों को रोका, किसी को डपटा, किसी को लपटा। इस लड़के पर खासे खफा हुए। पहले तो लड़के का फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, फिर खुद थप्पड़ जड़ा, पुलिस से भी लाठियां पड़वाई। बवाल हुआ तो कलेक्टर साहब ने रात में माफी मांग ली। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। लेकिन सरकार नहीं मानी। सुबह होते ही तबादला कर दिया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूं। मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। कलेक्टर की हरकत पर आईएएस एसोसिएशन ने भी ट्वीट कर खेद जताया। लिखा, आईएएस एसोसिएशन सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर के व्यवहार की कड़ी आलोचना करता है। ये अस्वीकार्य है और सर्विस सभ्यता की मूलभूत समझ के खिलाफ है। सिविल सर्वेंट्स को सोसाइटी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, खासकर इस मुश्किल समय में। सरकार ने पीड़ित को नया मोबाइल फोन देने के निर्देश भी दिए। ये मेरे को मोबाइल मिल गया है ना? ठीक। क्या आप कार्रवाई संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। प्रशासन एकदम जो भी फैसला लिया है ना एकदम सही लिया और मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। वैसे कलेक्टर साहब इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2014 में रणबीर शर्मा ने जंगली भालू को गोली मरवा दी। तब वो पेंड्रा मरवाही इलाके में एसडीएम थे। आईएएस बनने के 3 साल बाद ही भानु प्रतापपुर में बतौर एसडीएम भी वो 10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। अब लोगों की मांग है सूरजपुर में ही लोगों को पीटने वाले एसडीएम और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। लॉकडाउन के दौरान कोरोना जांच और ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले लोगों की पिटाई करने वाले कलेक्टर साहब की सरकार ने छुट्टी तो कर दी, लेकिन अब देखना होगा कि एसडीएम साहब पर सरकार कार्रवाई कब करेगी। सूरजपुर से उपेंद्र के साथ रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों पर फल बेचने वालों ने परेशान करने के आरोप लगाए हैं। फल वालों का कहना है कि कभी फल मुफ्त में ले जाते हैं तो कभी तराजू उठाकर। इससे नाराज एक फल वाले ने सारे फल सड़क पर फेंक दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने फल वाले की आगे आकर मदद की। इंदौर देश में स्वच्छ शहर है। जी हाँ, इंदौर को देश में स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल है, लेकिन इंदौर नगर निगम की दादागिरी भी जो है देश में प्रसिद्ध हो गई है। लगातार जो है हम ये कहें कि ठेले वालों पर जो है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से हम ये कहें कि उनके ठेलों को पलटा दिया जाता है, कई बार उनके जो है तराजू बाट जो है जब्त कर लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है इंदौर के ही मूसाखेड़ी चौराहे पर ये रोहित आम जो बेचकर अपना रोजी रोटी कमाता था इस लॉकडाउन के दौरान, हालांकि सब्जी वालों को परमिशन भी है, उसके ठेले को पलटा दिया गया था। हम रोहित से ही बात करते हैं, क्या हुआ था रोहित? सर रोज के रोज वो कांटा ले जाते थे, परेशान करते थे। उस दिन मेरा गला भी पकड़ा, मुझे मारने के लिए दौड़े गली में। तो दूसरे दिन पुलिस वाले आए, 2 स्टार, और वो बोले इस पर 188 का मुकदमा दायर करो, ये बहुत वीडियो करवा रहा है। और मेरे पास तो खुद के पास टच वाला मोबाइल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ऐसा तो आपने क्यों अपना ठेला खुद ही फेंक दिया था, आम फेंक दिया था?
सर रोज के रोज ले जाएंगे और रोज के रोज परेशान करेंगे तो इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। रोजी रोटी के 200-300 रुपये मिलते हैं, हम जैसे तैसे कमाते हैं, घर का जैसे तैसे गुजारा चलता है हमारा। कौन है घर में आपके और किस तरह से जो है परेशानी होती है? मेरी मम्मी पापा और मेरे 2 बच्चे और मिसेस है। अच्छा, ये ठेला जो पलटने के बाद फिर क्या हुआ, जो वायरल हुआ वीडियो, तो कौन मदद करने आया और अभी क्या स्थिति है? मेरे को आकाश विजयवर्गीय जी है जो विधायक साहब, उन्होंने उनके नेतृत्व में उन्होंने मेरे को भेजे और मेरा फिर वापस से कामकाज चालू कराया। कितने रुपए की मदद? 21,000 रुपये की। तो ये जो विधायक जो है इंदौर के भाजपा के आकाश विजयवर्गीय, उनकी मदद के बाद ये फिर से जो है ठेला अपना चला पा रहा है रोहित, और वापस से अपना कारोबार शुरू कर पा रहा है। हम यही कहेंगे कि इंदौर नगर निगम बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखे, लेकिन आदमी के जो है पेट का भी ध्यान नगर निगम को रखना पड़ेगा। इंदौर से सहयोगी शहजाद के साथ में समीर खान। अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। यहां एक तथाकथित गोरक्षक ने मीट लेकर जा रहे एक मुस्लिम युवक की सरेआम लाठियों से पिटाई कर दी। खास बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे। पीटने वाले युवक का नाम मनोज कुमार है, जो खुद को भारतीय गौरक्षा वाहिनी का उपाध्यक्ष बताता है। मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के मुताबिक इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। आरोपी का कहना है कि इस मामले में पुलिस गौ तस्करों से मिली हुई है। बीती रात्रि में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति के साथ, जो कि मांस विक्रेता थे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया और जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर गंभीर धाराओं में थाना कटघर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसमें लगभग 5 से 6 अक्यूज्ड हैं। सभी के विरुद्ध लगातार टीम सक्रिय है, दबिश दे रही है। शीघ्र ही इन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उज्जैन से सटे ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला सहकारिता बैंक के ब्रांच के बाहर जमा हो गए। ये सभी लोग पीएम किसान योजना के तहत खाते में आए पैसे को निकालने के लिए यहां पहुंचे हुए। खास बात यह है कि इस दौरान यहां कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। भारी भीड़ के बीच अधिकतर किसान बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। यहां के बैंक मैनेजर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों पर इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सब्जी विक्रेता की पुलिस पिटाई और मौत के मामले में आरोपी होमगार्ड जवान सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सत्यप्रकाश के साथ सिपाही विजय चौधरी, सिपाही सीमावत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे दोनों आरोपी फरार हैं। इनकी तलाश में पुलिस की 5 टीमें जुटी हैं। इनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी आनंद कुलकर्णी ने बांगरमऊ कोतवाली के प्रभारी जितेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और घटना के 2 दिन बाद कल जिले के डीएम और एसपी मृतक के परिजनों के घर पहुंचे। दोनों ने उनके परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।